नमस्कार। आज हम एक टेक्स्ट पर बात कर रहे हैं जो आजकल के युवाओं के बारे में है। ये शायद सोशल मीडिया पर किसी की सोची समझी टिप्पणी है और ये बात करती है आज के नौजवानों की, उनकी ज़बरदस्त ताकत की और साथ ही उन चीज़ों की जो कहीं ना कहीं उनका ध्यान भटका रही हैं। जी बिल्कुल। और इस टेक्स्ट को समझने की हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसके लिखने वाले के हिसाब से आज की जो यंग जनरेशन है वो अपना टाइम और एनर्जी, अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रही है, और इससे भी ज़रूरी बात, इसका उनके अपने फ्यूचर पर और देश पर क्या असर पड़ रहा है। हम इसमें जो तर्क दिए हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको थोड़ा गहराई से देखेंगे। तो चलिए इसको खोलते हैं ज़रा। ये टेक्स्ट शुरू ही एक बहुत थोड़ी चौंकाने वाली तस्वीर से होता है। एक ऐसे लड़के की बात की गई है जो सोशल मीडिया पर अपने धर्म के लिए लड़ने मरने को तैयार है, एकदम वोकल। लेकिन जब बात आती है अपने सपनों की, करियर की या माँ बाप की उम्मीदों की, तो वहाँ वो थोड़ा उदासीन सा लगता है। ये अजीब सा कॉन्ट्रास्ट नहीं है? हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट ही, ये विरोधाभास ही इस टेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। लिखने वाले ने एक तरफ वो तीखापन रखा है जो ऑनलाइन दिखता है धर्म की बहसों में, और दूसरी तरफ जो पर्सनल एम्बिशन है, गोल है, जिम्मेदारियां हैं, उनके प्रति एक तरह की लापरवाही दिखाई है। ये नहीं कि सब युवा ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं, पर एक ट्रेंड की तरफ इशारा है। और टेक्स्ट कहता है कि प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है। आज का युवा तो बहुत पावरफुल है, स्मार्ट है, टेक सैवी है, जी टैलेंटेड है, बिल्कुल। लेकिन शायद इतिहास में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, सबसे ज्यादा विचलित है। हाँ, और ये टेक्स्ट इसके रोज के उदाहरण भी देता है। सुबह उठते ही फोन पर क्या चल रहा है, अक्सर जैसा टेक्स्ट बताता है हिंदू मुस्लिम या कोई ना कोई बांटने वाला मुद्दा। दोपहर तक ट्विटर पर कोई नया हैशटैग बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा है, उसमें एनर्जी जा रही है। शाम को शॉर्ट वीडियोस पर गर्मा गर्म बहसें, रील्स पर। इन सब के बीच में वो सपने, वो कहीं पीछे छूट रहे हैं। ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, राइट? टेक्स्ट के हिसाब से ये एनर्जी का गलत डायरेक्शन में जाना है। मतलब जो जोश, जो जुनून कोई स्किल सीखने में लग सकता था, कोई नया आइडिया बनाने में, समाज की कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व करने में, हाँ, वो इन छोटी छोटी अक्सर नेगेटिव बहसों में जा रहा है। टेक्स्ट का मेन पॉइंट यही है, पोटेंशियल बहुत है, पर फोकस बिखरा हुआ है। बिल्कुल। और ये बिखराव सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं है। टेक्स्ट इसके पीछे एक बड़ा पैटर्न देख रहा है, और यहीं वो पॉलिटिक्स वाले एंगल को लाता है। थोड़ी तीखी बात है, पर टेक्स्ट का कहना है कि कुछ नेताओं को या सिस्टम को शायद वो युवा पसंद नहीं जो सवाल पूछे, जो पढ़ा लिखा हो, जो अपने हक के लिए खड़ा हो। अच्छा, तो टेक्स्ट के मुताबिक ऐसे सिस्टम को चाहिए एंग्री यूथ, मतलब गुस्से वाले नौजवान, ऐसे युवा जो धर्म, जाति या किसी और पहचान के नाम पर आसानी से भड़क जाएं, आपस में लड़ते रहें, ताकि असली मुद्दों से ध्यान बटा रहे और शायद चुनाव जीतना आसान हो जाए। क्या ये मतलब है? टेक्स्ट का इशारा इसी तरफ है। वो एक तुलना करता है। एक तरफ ये युवा हैं जो सड़कों पर या सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, तेरा धर्म खतरे में है, मेरा धर्म खतरे में है। दूसरी तरफ टेक्स्ट कहता है उन्हीं नेताओं के बच्चे दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड का नाम लिया है, वहां पढ़ रहे हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाकर टेक्स्ट सवाल पूछता है कि कहीं युवाओं को सिर्फ एक टूल की तरह तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है टेक्स्ट में कि जो मुद्दे असल में सबकी जिंदगी पर असर डालते हैं, हाँ, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी है, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, जी, ये चीजें क्या किसी का धर्म पूछकर आती हैं? टेक्स्ट का जवाब साफ है, नहीं। ये प्रॉब्लम्स तो सेक्युलर है, सबके लिए बराबर है। ये किसी एक धर्म की नाकामी नहीं है, ये सिस्टम की, व्यवस्था की नाकामी है। लेकिन टेक्स्ट के अनुसार इन मुद्दों पर एक होकर सवाल पूछने के बजाय एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया जाता है मजहबी पहचान के आसपास। तो टेक्स्ट ये कह रहा है कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है ध्यान भटकाने की। टेक्स्ट का इशारा तो यही है। उसका एनालिसिस ये है कि जो पहचान से जुड़े मुद्दे होते हैं ना, धर्म, जाति, इलाका, वो लोगों की भावनाओं को जल्दी टच करते हैं। इन पर लोगों को इकट्ठा करना या बांटना शायद आसान होता है, उन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक या सोशल इश्यूज के मुकाबले जिनमें ठोस पॉलिसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत होती है। इसलिए टेक्स्ट के मुताबिक फोकस बार बार आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर लाया जाता है। लेकिन ये टेक्स्ट सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता,
ये एक उम्मीद भी दिखाता है, एक पॉजिटिव रास्ता सुझाता है। ये पूछता है, जरा सोचिए, अगर यही जुनून, यही गुस्सा, यही एनर्जी जो हम एक दूसरे से लड़ने में लगा रहे हैं, अगर उसे हम अपने सपनों को पूरा करने में लगा दें तो क्या होगा? हाँ, ये टेक्स्ट के आर्ग्यूमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्न है। यहाँ से वो सोल्यूशन की बात करती है, वो एक विजन रखती है। सोचिए, अगर इंडिया का हर नौजवान कोई ना कोई स्किल सीख रहा है, किसी नए आइडिया पे काम कर रहा है, कोई बिजनेस खड़ा कर रहा है, छोटा या बड़ा, अगर ऐसा हो तो टेक्स्ट कहता है इंडिया को दुनिया का रोल मॉडल बनने से कोई रोक नहीं सकता। टेक्स्ट एक नया आइडियल भी देता है। कहता है तुम्हारा धर्म तुम्हारी मेहनत हो और तुम्हारा मंदिर तुम्हारा ऑफिस। अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया को हमारी महानता का कोई और सबूत देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कितना कितना पावरफुल आइडिया है। काम ही पूजा है। बिल्कुल। ये असल में कर्म को, क्रिएशन को, कंस्ट्रक्शन को, पर्सनल और कलेक्टिव ग्रोथ को सबसे ऊपर रखने की बात है। टेक्स्ट कह रहा है कि आपकी असली पहचान आपके काम से बने, आपकी मेहनत से, आपकी काबिलियत से, ना कि सिर्फ उन पहचानों से जो जन्म से मिली हैं। ये उन पहचानों को खारिज नहीं कर रहा, पर कर्म को सबसे ऊपर रखने की बात कर रहा है। और फिर याद दिलाई जाती है टाइम की कीमत। टेक्स्ट वार्निंग देता है, ये जवानी का टाइम, ये एनर्जी का दौर लाइफ में एक ही बार आता है। ये चला गया तो लौट कर नहीं आएगा। अब चॉइस हमारी है कि हम इस टाइम का करते क्या हैं। और टेक्स्ट यहाँ दो बिल्कुल साफ रास्ते दिखाता है। एक रास्ता है अपना कीमती वक्त और एनर्जी दूसरों को गलत साबित करने में लगा दो, प्रूफ करने में वो गलत है, उसकी सोच गलत है, उसका धर्म गलत है। दूसरा रास्ता है उसी टाइम और एनर्जी को खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, इम्प्रूव करने में, अपनी स्किल सुधारो, नॉलेज बढ़ाओ, करियर बनाओ, फैमिली की लाइफ बेहतर करो। चॉइस तो क्लियर है, पर शायद करना आसान नहीं। इसीलिए टेक्स्ट कुछ ठोस कदम उठाने की भी बात करता है, एक तरह का कॉल टू एक्शन। हाँ, वो कहता है नफरत फैलाने वालों को अनफॉलो करो, कंटेंट हो या लोग। अपने मकसद को, अपने गोल को फॉलो करो। स्मार्टफोन का इस्तेमाल सीखने के लिए करो, लड़ने के लिए नहीं, ट्रोल करने के लिए नहीं। अपने शब्दों का इस्तेमाल शांति के लिए करो, समझ बढ़ाने के लिए करो, जहर फैलाने के लिए नहीं। ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। टेक्स्ट डिजिटल वर्ल्ड की पावर और उसके खतरे दोनों को समझता है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि रोज की आदतों में बदलाव की बात कर रहा है, जिनसे शायद धीरे धीरे बड़ा फर्क पड़ सकता है। और इन सुझावों के बाद टेक्स्ट एक बहुत ही इमोशनल, बहुत मार्मिक सवाल उठाता है, जो फ्यूचर की चिंता से जुड़ा है। वो कहता है, अगर आज हम नहीं संभले, अगर हमने अपनी एनर्जी को सही दिशा नहीं दी, अगर हमने ये नफरत और बंटवारा रोकने के लिए कुछ नहीं किया, तो कल हमारे बच्चे इसी माहौल में बड़े होंगे। और तब वो हमसे पूछेंगे, पापा मम्मी, जब ये सब हो रहा था, जब देश ऐसे जा रहा था, तब आपने कुछ बदला क्यों नहीं? टेक्स्ट कहता है शायद उस दिन हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमारी जवाबदेही का सवाल है अगली पीढ़ी के प्रति। टेक्स्ट आज की जो हमारी निष्क्रियता है या गलत दिशा में लगी हुई ऊर्जा है, उसको सीधे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जोड़ देता है। ये एक तरह से हमें जगाने की कोशिश है, याद दिलाने की कोशिश है कि हमारे आज के एक्शन का असर कल पर पड़ेगा। फिर टेक्स्ट साफ साफ कहता है कि देश को असल में चाहिए क्या। उसके हिसाब से इंडिया को और हिंदू मुस्लिम झगड़ों की जरूरत नहीं है, मंदिर मस्जिद की बहसों की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। बल्कि टेक्स्ट के अनुसार देश को जरूरत है लीडर्स की, सच्चे नेता, जरूरत है इंजीनियर्स की जो प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्रिएटर्स की जो नई चीजें बनाएं, इनोवेटर्स की जो आविष्कार करें, जरूरत है सपने देखने वालों की और उन सपनों को हकीकत बनाने वालों की। मतलब बनाने वालों की जरूरत है, तोड़ने वालों की नहीं। और ये सब होगा कैसे? शुरुआत कहां से होगी? टेक्स्ट कहता है, अगर देश बदलना है तो पहले खुद को बदलो, अपनी सोच, अपनी प्रायोरिटीज और शायद अपनी पहचान की परिभाषा को भी थोड़ा बदलो। हाँ, यहाँ पहचान बदलने का मतलब अपना धर्म या कल्चर छोड़ना नहीं है, जैसा टेक्स्ट साफ करता है, बल्कि अपनी जो प्राइमरी आइडेंटिटी है उसे और बड़ा बनाना है। टेक्स्ट कहता है कि गर्व से अपनी धार्मिक या रीजनल पहचान रखो, लेकिन हमारी सबसे पहली और सबसे मजबूत पहचान हो, मैं भारतीय हूँ। ये नेशनल यूनिटी पर जोर है, उन छोटी पहचानों से ऊपर उठने की बात है जो हमें बांटती हैं। और इसी बड़ी पहचान के साथ एक नया संकल्प, एक नया रेजोल्यूशन लेने की बात है। संकल्प किस बात का? टेक्स्ट कहता है अपने सपनों के लिए लड़ने का, अपने माँ बाप के चेहरे पर खुशी लाने के लिए जीने का। संकल्प देश को बनाने का, तोड़ने का नहीं। ये पर्सनल एम्बिशन, मेरे सपने,
फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे माँ बाप, और नेशनल ड्यूटी, देश को बनाना, इन तीनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। टेक्स्ट युवाओं को एक बड़ा पॉजिटिव मकसद देना चाहता है, एक मिशन जो उनकी एनर्जी को सही दिशा दे। और अंत में टेक्स्ट एक बहुत ही कैची, बहुत पावरफुल अपील करता है। वो कहता है, वोट बैंक मत बनो, ड्रीम बैंक बनो। ये कमाल का फ्रेज है ना? वोट बैंक शब्द हम अक्सर सुनते हैं उस ग्रुप के लिए जिसे पॉलिटिक्स में सिर्फ वोटों के लिए देखा जाता है, नंबर्स के तौर पर, जबकि ड्रीम बैंक ये एक ऐसी इमेज है जहां युवा सपनों से भरे हैं, उम्मीदों से भरे हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरे हैं। एक ऐसा ग्रुप जो देश के फ्यूचर का एसेट है, जो भविष्य बनाएगा, न कि सिर्फ पॉलिटिकल इक्वेशन का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। टेक्स्ट चाहता है कि युवा अपनी वैल्यू समझें, वो सिर्फ एक वोट नहीं, देश का भविष्य है। तो कुल मिलाकर देखें, ये टेक्स्ट हमें आज की यूथ की सिचुएशन पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। ये उनके अंदर जो पोटेंशियल है और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनके बीच का टेंशन दिखाता है। यह सोशल और पॉलिटिकल फोर्सेस के असर पर सवाल उठाता है और आखिर में पर्सनल जिम्मेदारी और पॉजिटिव डायरेक्शन में एनर्जी लगाने की ज़रूरत पर जोर देता है। ये किसी धर्म या पहचान के खिलाफ नहीं है, बल्कि नफरत, बंटवारे और बेकार के भटकाव के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की बात करता है। बिल्कुल, ये टेक्स्ट सोचने के लिए कई परतें खोलता है। ये युवाओं को उनकी ताकत का एहसास भी कराता है और उनकी कमजोरियों के लिए आगाह भी करता है। अब एक विचार जो सुनने वालों के मन में शायद आए और जिस पर हमें भी सोचना चाहिए। टेक्स्ट कहता है, वोट बैंक नहीं, ड्रीम बैंक बनो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटिंग है। लेकिन क्या आज का जो माहौल है, इतना पोलराइज्ड, इतना बटा हुआ, जहां चारों तरफ से नेगेटिविटी हम पर आती है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई इंसान, खासकर एक युवा, अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ सपनों पर, कंस्ट्रक्शन पर, पॉजिटिविटी पर फोकस कर पाए और इन बाहरी नेगेटिव असर को पूरी तरह इग्नोर कर दे? और अगर ये मुमकिन है भी, तो इसकी असल में शुरुआत कैसे हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।